वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के हम चैप्टर नंबर 3 पे थे और उसकी एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे। 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था, कल कुछ पार्ट किए थे और आज उसका रिमेनिंग पार्ट करते हुए उसको कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पार्ट नंबर 4 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या है हमारे पास मैट्रिक्स इज़ इक्वल्स टू मैट्रिक्स है और हमने इसको सॉल्व करना है थ्रू मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड स्टूडेंट ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू रो पहली है हमारे पास 1 1 1, सेकंड है x y z, थर्ड है हमारे पास y z z x x y। स्टूडेंट्स हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, तो यहाँ छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई लिखा हो टर्म है, कोई पॉलिनोमियल है 3x + 4, अगर हमें इस ब्रैकेट के अंदर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करते हैं, उसी नंबर को डिवाइड भी करते हैं और ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई भी करते हैं। ये बेसिक अलजेब्राइक रूल है हमारा। जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो उसी से आप क्या करते हो, आप मल्टीप्लाई करो। सॉरी मैंने 3 लिख दिया था, 4 से हमने डिवाइड किया और 4 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। इसी तरह ही आप अलजेब्रा के अंदर अगर किसी नंबर को आप इसके अंदर ऐड करते हो तो हमें वो माइनस भी करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, इसी तरह ही मैट्रिक्स के अंदर हम किसी नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो बाहर हम डिवाइड में भी लेके आएंगे। और आपको पता है कल हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि हम जब डिटर्मिनेंट के अंदर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या उससे कॉमन निकालते हैं तो हम हर रो से या हर कॉलम से अलग अलग नंबर कॉमन निकालते हैं। इसी तरह जब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा खुद से, तो या तो मैं किसी रो से मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स, या तो किसी कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखें अब मैं करना क्या चाह रहा हूं, मुझे यहाँ पे x y z बनाना है। इस कॉलम के अंदर मुझे x मल्टीप्लाई करना है, इससे मुझे y से मल्टीप्लाई करना है, इससे मुझे x से मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों करना है, आप अपने राइट साइड पे देखें तो हमारे पास इस कॉलम में देखें, फर्स्ट कॉलम जो C1 है हमारे पास उसके अंदर टर्म है x²। सेकंड कॉलम में देखिए हमारे पास है y²। थर्ड कॉलम में देखिए हमारे पास क्या है, z²। हमें x² y² और z² लेके आना है। इन शॉर्ट R3 देखें तो हमारे पास टर्म स्क्वायर में पड़ी हुई हैं, हमने यहाँ पे भी टर्म स्क्वायर में लेके आने हैं। तो इसके लिए अगर मैं C1 को मल्टीप्लाई करूँ x से तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा x² और फायदा क्या होगा, यहाँ पे भी x आ जाएगा। तो हम देखें x है और x² है, y और y² है, z है तो z² है। तो सुनो चलते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपके लिए मैं लिख देता हूँ कि मल्टीप्लाइंग C1 with x, C2 with y and C3 with z। हम क्या करेंगे स्टूडेंट, C1 को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, C2 को हम y से मल्टीप्लाई कर लेंगे, C3 को हम z से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो बाहर हमें डिवाइड में भी लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स देखें क्या आएगा हमारे पास, जब मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा बाहर डिवाइड में 1/x। जब मैं इसको y से करूंगा तो मेरे पास डिवाइड में आएगा 1/y। जब मैं इसको z से करूंगा तो मेरे पास डिवाइड में आएगा 1/z। स्टूडेंट्स तो देखिए हमारे पास डिटर्मिनेंट में क्या आ जाएगा, C1 को x से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा हमारे पास, x को 1 से मल्टीप्लाई करें x को x से करें क्या स्टूडेंट आएगा हमारे पास x²। x को इससे मल्टीप्लाई करें y z से क्या आ जाएगा हमारे पास x y एंड z। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट C2 को आप y से मल्टीप्लाई करें, C2 हमारे पास ये सेंटर वाला कॉलम है, मल्टीप्लाई करें y को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा y को y से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स क्या आएगा हमारे पास y का स्क्वायर। y को zx से करें क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास x y एंड z। नेक्स्ट स्टूडेंट C3 को हम z से मल्टीप्लाई कर लेंगे, z से मल्टीप्लाई करें 1 से करें क्या आएगा हमारे पास z। नेक्स्ट आप z से मल्टीप्लाई करें आएगा z²।
नेक्स्ट स्टूडेंट जब आप एक्स वाई से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई जी। ओके स्टूडेंट्स, ये सब सबको समझ आ गया? अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है, आपकी कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा इंशाल्लाह। आपको कॉन्सेप्चुअली हम चलेंगे इसको लेके सोल्व करते हुए। देखिए स्टूडेंट्स, आप देखें हमारे पास क्या आ गया है, जो इसकी R3 है इसके अंदर देखें हमारे पास कॉमन आ रहा है, एक्स वाई जी यहाँ पे भी है, एक्स वाई जी यहाँ पे भी है और एक्स वाई जी यहाँ पे भी है। यहां से कॉमन ले लें, टेकिंग कॉमन एक्स वाई जी फ्रॉम R3 स्टूडेंट्स। R3 से कॉमन ले तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, देखें हमारे पास जो बार वाली टर्म है वापस से मल्टीप्लाई होगी, हमारे पास आ जाएगा जी एक्स वाई जी, और हम एक्स वाई जी ही कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन लेके भी लिखेंगे, हमारे पास आएगा एक्स वाई जी। स्टूडेंट एक्स वाई जी जो नीचे वाला है वो तो हमने जो टर्म्स मल्टीप्लाई किए हैं उसके लिए है डिवाइड में, जो एक्स वाई जी मैंने ऊपर लिखा है वो हम यहां से कॉमन ले रहे हैं R3 में से, टेकिंग कॉमन एक्स वाई जी फ्रॉम R3। तो देखें क्या आएगा, ये जो हमारे पास R1 और R2 तो ऐसे ही आ जाएगी, लिख लेते हैं इसको एक्स वाई जी। यहां पे आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर, यहां से हमने कॉमन लिया एक्स वाई जी। स्टूडेंट यहां पे भी आ जाएगा 1, यहां पे भी आ जाएगा 1 और यहां पे भी हमारे पास आ जाएगा 1। अब इस स्टेप में अगर स्टूडेंट्स आपको समझ नहीं आई तो कमेंट करें, मैं आपको आंसर दूंगा इंशाल्लाह। अगर समझ आ गई है तो नेक्स्ट देखेंगे करेंगे हम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आप जो हम प्रूफ करना चाह रहे हैं वहां देखें और जो हमारे पास आंसर है वहां देखें, सिर्फ हमारे पास रोज सेम है मगर जगह चेंज है उनकी। तो हमने सेकंड प्रॉपर्टी में सीखा था, अगर हम किसी रो को या किसी कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो बाहर साइन क्या आएगा हमारे पास, माइनस का। स्टूडेंट्स तो हम कर लेते हैं, यहां पे इंटरचेंज कर लेते हैं, रो 2 को रो 3 से इंटरचेंज करते हैं। देखें स्टूडेंट्स क्या आएगा हमारे पास, यहां लिख देता हूं आपके लिए, इंटरचेंज R3 एंड R2। और स्टूडेंट्स यहां पे देखें एक्स वाई जी कैंसिल भी हो रहा है, तो कैंसिल कर दे तो और साथ में आप इंटरचेंज कर दें R3 को R2 के साथ। R3 क्या है हमारे पास 1 1 1 और R2 क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर। इंटरचेंज करते हैं, पहली रो तो ऐसी आ जाएगी एक्स वाई जी, इसको इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 1 1 और ये वाली रो नीचे आ जाएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर। स्टूडेंट्स इंटरचेंज किया है प्रॉपर्टी के थ्रू, साथ बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें हम, अगर R1 को R2 से इंटरचेंज कर दे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करते हैं, अब हम कर लेते हैं R1 को R2 से चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक माइनस तो ये वाला और एक माइनस तो इंटरचेंज करने से बाद में आएगा, तो वो क्या होगा हमारे पास माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इंटरचेंज करें आएगा हमारे पास 1 1 1 एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये इक्वल टू आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। एक बार इसको रिपीट करते हैं स्टूडेंट, हमने क्या किया, जो हमारे पास क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट है, अगर ऐसा ना होता तो आप थ्रू एक्सपेंड भी इसको कर सकते हैं, वो एक आसान मेथड है। कल भी स्टूडेंट्स कह रहे सर हम इसको एक्सपेंड से नहीं कर सकते, तो बेटा हम कर सकते हैं मगर इस क्वेश्चन को हम एक्सपेंड के थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सपेंड जब हम डिटर्मिनेंट को करते हैं हमारे पास एक आंसर स्केलर में आता है। यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट लेके आना है, तो हमें थ्रू प्रॉपर्टी ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए स्टूडेंट मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद मैंने ये हमारे पास C1 कॉलम था, ये C2 कॉलम और ये C3 कॉलम। आपके लिए एक बार दोबारा लिख देता हूँ मैं, C1 कॉलम C2 कॉलम और C3 कॉलम। C1 को मैंने मल्टीप्लाई कर स्टूडेंट x के साथ, तो देखें क्या आया हमारे पास x, यहाँ पे क्या आ गया x स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास yz था तो xyz आ गया। C2 को स्टूडेंट्स मैंने मल्टीप्लाई किया y के साथ, जब आप इसको इस y के साथ करोगे तो y1 दा y को जब y से करोगे तो आएगा स्टूडेंट्स y स्क्वायर, यहाँ पे जब y से करोगे तो आएगा xyz। ओके स्टूडेंट,
नेक्स्ट जब आप C3 को Z से करोगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा हमारे पास, Z1 द Z, लास्ट कॉलम वहां पर देखें, Z को जब करेंगे तो हमारे पास आया Z स्क्वायर, XY को किया तो हमारे पास आ गया XYZ। हमने खुद से मल्टीप्लाई किया तो हमें बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा, उसी सिलसिले में नीचे यहाँ पे बाय X से डिवाइड भी किया, Y से भी किया और Z से भी किया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट हमने क्या किया, R3 में XYZ तीनों हमारे पास एंट्रीज XYZ थी, हमने यहां से कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो एक XYZ जो पहले हमने डिवाइड में लिखा वो आ गया और दूसरा जो कॉमन लिया ऊपर वो आ गया, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने क्या किया, इंटरचेंज किया R3 को R2 के साथ, और लास्ट स्टेप में हमने इंटरचेंज कर दिया R2 को R1 के साथ और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सबको समझ आ गई है? अगर समझ आ गया तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं स्टूडेंट। बेटा एक मिर्जा बेटा उसने क्वेश्चन किया सर माइनस कहाँ गए, तो बेटा माइनस देखें, हमने जब यहां पे वो इंटरचेंज की R2 को R3 से इंटरचेंज किया हमारे पास आया माइनस, और नेक्स्ट स्टेप में हमने इंटरचेंज किया R1 को R2 के साथ, तो वहां से भी एक माइनस आना था। ठीक है बेटा मिर्जा, एक ये वाला माइनस और एक यहां से जो माइनस था वो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया, प्लस हो गया। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा हम, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 तीनों सेम है, उसको सिंपल आप एक्सपेंड कर लें आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 कर देता हूं, उसमें जो एंट्रीज हैं वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो इसलिए आपको वो कर देता हूं, आपको मुश्किल ना हो, बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, इसको रेस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 है स्टूडेंट्स। R cos phi 1 माइनस साइन phi। नेक्स्ट है बेटा तुम्हारे पास 0 1 0 R साइन phi 0 cos phi इज इक्वल्स टू है हमारे पास R के। अब देखिए हमारे पास डिटर्मिनेंट गिवन है इक्वल्स टू एक हमारे पास वैल्यू है R है, सिंपल है, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट नहीं है, तो हम इसको सिंपली एक्सपेंड करके सोल्व कर सकते हैं। एक्सपेंड का मेथड बेटा क्या है, आपके पास इस टाइम 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, आप किसी भी रो को और किसी भी कॉलम को यूज कर सकते हैं। मैंने पहले क्वेश्चंस हमेशा पहली रो को सोल्व कर किया, तो हम क्यों ना इस दफ़ा पहले कॉलम लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, कॉलम के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो मैं करता हूं इसको एक्सपेंड बाय एक्सपेंडिंग C1। एक्सपेंड करने का मेथड स्टूडेंट सीखिएगा दोबारा एक बार जिसको नहीं समझ आई थी। हम देखें अब C1 के अंदर 3 एंट्रीज हैं, एक एंट्री है हमारे पास R cos phi, नेक्स्ट है 0 और नेक्स्ट है हमारे पास R sin phi। फर्स्ट एंट्री को सिलेक्ट करें, हमारे पास क्या लिख लेंगे हम, R cos phi। उसके बाद जो एंट्री हमने सिलेक्ट किया स्टूडेंट्स, उस वाली रो को और उस वाले कॉलम को इग्नोर करेंगे हम, जो नीचे बाद में मैट्रिक्स बच गया हमारे पास 2 क्रॉस 2 का रह गया, उसको लिख लें 1 0 0 cos phi। ओके स्टूडेंट्स, हमने C1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, पहली एंट्री को सिलेक्ट किया, उस जो एंट्री में इन्वॉल्विंग रो थी और इन्वॉल्विंग कॉलम था उसको इग्नोर करके बाकी एंट्रीज हमने लिख ली, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो 2 क्रॉस 2 में रह गया। 2 ही रो है अब स्टूडेंट्स हमारे पास और 2 ही कॉलम है। नेक्स्ट एंट्री के लिए आपको मैंने सिखाया था, पहली एंट्री प्लस में, दूसरी माइनस में, फिर प्लस में और फिर माइनस में, तो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास माइनस में आएगी। लिखें यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस आ गया और नेक्स्ट क्या हमारे पास 0 है, 0 लिख लें। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें 0 वाली रो को और 0 वाले कॉलम को इग्नोर करें, हमारे पास कौन कौन सी एंट्रीज रह जाती हैं, 1 माइनस साइन phi, 1 माइनस साइन phi ये इग्नोर हो गया, 0 और cos phi। ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट देखें जो हमने कॉलम सिलेक्ट किया होगा कौन सा है हमारे पास, आर साइन फाई है, उसके अंदर एंट्री लास्ट लिख लें प्लस आर साइन फाई। आप इस वाली रो को और इसमें जो इन्वॉल्व कॉलम है इसको इग्नोर करें। हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो है हमारे पास 1 1 माइनस साइन फाई और 0। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है। जस्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई और यहां भी स्टूडेंट्स हमने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। करते हैं तो क्या आएगा, देखें हमारे पास आर, ये वाली एंट्री तो साथ ऐसी आ जाएगी आर कॉस फाई। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस फाई को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा कॉस फाई इंटू 1, सेंटर में माइनस फॉर्मूले का और 0 इंटू 0। यहां पे भी 0 था, यहां पे भी 0 था स्टूडेंट्स, ब्रैकेट क्लोज कर दें आप। नेक्स्ट देखें हमारे पास माइनस है, तो ये देखें 0 हमारे पास पूरे डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 0 किसी भी डिटरमिनेंट से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है स्टूडेंट, पूरी की पूरी वैल्यू क्या रहती है हमारे पास 0। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट हमारे पास क्या है, प्लस आर साइन फाई। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा हमारे पास 0। नेक्स्ट हमारे पास माइनस फॉर्म मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1 और माइनस साइन फाइव स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें आप सिंप्लीफाई करने आ जाएगा हमारे पास आर कॉस फाई। स्टूडेंट्स 0 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0, 0 जब यहां से माइनस होगा तो आंसर ऑब्वियसली वही आएगा। यहां पे cos फाई इंटू 1 है तो हमारे पास आ जाएगा cos फाई। cos फाई यहां पे बाय वाले cos फाई से मल्टीप्लाई होता, मैंने मल्टीप्लाई में लिख लिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए हमारे पास प्लस है तो आ जाएगा प्लस आर साइन फाई। स्टूडेंट्स यहां पे देखें 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा हमारे पास 0। 0 को जब इस टर्म से माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली वही टर्म दोबारा आएगी। इस टर्म को देखें क्या है, माइनस और माइनस प्लस साइन फाई इंटू 1 क्या आ जाएगा हमारे पास साइन फाई। यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास साइन फाई। अपने नेक्स्ट स्टेप में देखें ये भी कोस फाई है और ये भी कोस फाई है तो हमारे पास क्या आ जाएगा आर कोस स्क्वायर फाई प्लस स्टूडेंट्स यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास आर साइन फाई और साइन फाई साइन स्क्वायर फाई। नेक्स्ट स्टेप में देखें बेटा दोनों में हमारे पास आर कॉमन आ रहा है, आर कॉमन निकालेंगे तो आएगा हमारे पास आर कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल आइडेंटिटीज के अंदर आपने 3 फार्मूले सीखे थे फर्स्ट ईयर में 9th चैप्टर के अंदर। उसका जो पहला फार्मूला था स्टूडेंट्स हमारे पास था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे डिफरेंस जो है सिर्फ स्टूडेंट्स थीटा का है, एंगल का है, तो एंगल कोई भी हो सकता है बट दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ भी साइन फाई है तो यहाँ भी हमारे पास क्या फाई है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1 आर इंटू 1 स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा आर जो कि इक्वल्स जो है हमारे पास राइट हैंड साइड के। ओके स्टूडेंट्स, होप सो सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट रह गए हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की, आप उनको भी इजीली एक्सपैंड के थ्रू कर सकते हैं। किसी भी कॉलम से एक्सपैंड करें या किसी भी रो से एक्सपैंड करें आपका इजीली आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसके थ्रू बड़े बड़े मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो सिर्फ 3 क्रॉस 3 था, एक्सपैंड करना आसान है। अगर हमारे पास 4 क्रॉस 4 आ जाए, 5 क्रॉस 5 आ जाए, 6 क्रॉस 6 डिटरमिनेंट आ जाए, उसको कैसे हम सोल्व करेंगे? तो उसके लिए जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी है माइनस और कोफैक्टर्स का। मैं आपको लॉजिकली सिखाऊंगा माइनस और कोफैक्टर्स का। शिराज बेटे का क्वेश्चन आया है, पहले क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमने पार्ट पहला किया है, सर एक ही दफ़ा इंटरचेंज कर सकते हैं स्टूडेंट? आप एक दफ़ा इंटरचेंज रोज को कर सकते हैं। मैंने तो इजीली आपको इसलिए किया स्टेप बाय स्टेप को आपको प्रॉपरली क्वेश्चन की समझ आ जाए। तो अगर आपको समझ आ गई है तो आप एक ही स्टेप में इंटरचेंज कर सकते हैं दोनों रोज को। ओके बेटा,
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माइनस और कोफैक्टर्स का। उसको सीखते हैं, माइनस क्या होती है और कोफैक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास। स्टूडेंट मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसका प्रॉपरली कॉन्सेप्ट दूंगा, बाकी डेफिनेशंस वगैरह आपकी बुक के ऊपर है, पेज नंबर 101 के ऊपर इसका पूरा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। पेज नंबर 101 के ऊपर माइनस क्या और कोफैक्टर्स क्या, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू पूरा कॉन्सेप्ट इसको समझाता हूं। देखिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 का, जनरल एंट्रीज में ले लेता हूं। मेरे पास पहली एंट्री होती है A11, दूसरी है A12, तीसरी है A13। नेक्स्ट हमारे पास जो रो है वो है 21, 22, 23। नेक्स्ट जो रो है बेटा वो है हमारे पास 31, 32 और 33। स्टूडेंट्स ये मैंने एक जर्नल 3x3 का एक मैट्रिक्स ले लिया है। बेटा मैंने आपको आंसर दिया, आपने कहा सर फिर तो एक नेगेटिव आएगा। नहीं बेटा देखें, मैं दोबारा उसको लिख देता हूं। हमारे पास कुछ यूं था x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और 1 1 1। देखें हमने पहले इंटरचेंज किया R3 को R2 के साथ, तो बेटा जब R3 को R2 के साथ इंटरचेंज करोगे तो एक माइनस, उसके बाद जब R2 को R1 से इंटरचेंज करो दूसरा माइनस आएगा। आप डायरेक्ट यहां से ऊपर नहीं जा सकते कि आप डायरेक्ट यहां से उठें और यहां पे चले जाएं, ऐसे नहीं है। स्टेप बाय स्टेप मूव करना पड़ेगा आपको। अगर आपने यहां से इधर आना है तो एक स्टेप, यहां से उधर आना है तो एक स्टेप। आपने पूछा सर हम एक स्टेप में कर सकते हो, तो मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते, आप माइनस लगाएं, 2 माइनस लगाएं और नेक्स्ट आप लिख दें 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। ये तो होगा डायरेक्ट। स्टूडेंट जैसे आप करें एक माइनस आएगा तो वैसे हम नहीं जा सकते, हमें जाना पड़ेगा पहले यहां से इधर और फिर यहां से इधर। जब आप -1 और -1 दो दफा लिख दोगे माइनस, तो अंडरस्टूड बात है कि आप पहले यहां से यहां आए और फिर बाद में यहां से यहां आए। एक माइनस लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके बेटा, वापस आप आए हमारे माइनस और कोफैक्टर्स के ऊपर। मैंने एक जनरल मैट्रिक्स ले लिया 3x3 जिसकी में 3 रोज हैं और 3 कॉलम, उसका मैं नाम दे देता हूं A मैट्रिक्स का। अब स्टूडेंट हमारे पास माइनस क्या और कोफैक्टर्स क्या। माइनस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल IJ के साथ और कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल IJ के साथ। ये होते हैं हमारे पास कोफैक्टर्स और स्टूडेंट्स ये होते हैं हमारे पास माइनस। माइनस को कैपिटल IJ के साथ और कोफैक्टर को कैपिटल AIJ के साथ। ओके अब मैंने कैपिटल MIJ किया है। IJ स्टूडेंट हमारे पास जो I वाली टर्म है वो है रो में और जो J वाली टर्म है वो है हमारे पास कॉलम, रो और कॉलम। ये भी I हमारे पास रो है और ये हमारे पास I क्या है, कॉलम है। अब मैंने फॉर एग्जांपल यहां से मैंने M22 फाइंड करना है बेटा। मेरे पास है जी M22, I वाली जो रो है वो हमारे पास 2 है और J जो क्या है वो कॉलम है, वो भी हमारे पास क्या है 2 है। तो आप M22 कैसे फाइंड करेंगे, देखें आप 2 वाली टर्म देखें कौन सी है यहां पे, ये वाली 2 वाली टर्म है। तो आप लिखेंगे जी M22 इज इक्वल्स टू, इस वाली टर्म में जो रो इन्वॉल्व हो रही है वो रो और जो इस टर्म में कॉलम इन्वॉल्व हो रहा है वो वाला कॉलम। जैसे ये कॉलम है और ये वाला हमारे पास क्या है, रो है। इसको इग्नोर करेंगे, बाकी टर्म्स लिख देंगे तो आपके पास आ जाएगा M22। देखेंगे आया हमारे पास A11, A13, A31 और आ गया हमारे पास A33। ये बेटा आ गया हमारे पास M22। इसी तरह क्योंकि आपको कहे जी आप फाइंड करो M11, कहता जी आपको माइनर फाइंड करो 1 1, तो बेटा आप क्या करोगे 1 1 वाली एंट्री देखें कौन सी है। 1 1 वाली एंट्री आपके पास है, पहली रो के अंदर पहली एंट्री है, तो आप इस एंट्री में जो रो आ रही होगी उसको इग्नोर करेंगे, जो कॉलम आ रहा होगा आप उसको इग्नोर करेंगे, तो बाकी टर्म्स बचेंगी वो हमारे पास आ जाएगा M11।
क्या आएगा स्टूडेंट, देखें A22, A23, A32, नेक्स्ट क्या है हमारे पास A33। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह ही आप M कोई भी फाइंड कर सकते हैं, आप M33 भी फाइंड कर सकते हैं। M33 कैसे आएगा स्टूडेंट्स, देखें M33 के लिए देखें, आप जरा गौर से सुनिएगा। M33 के लिए स्टूडेंट्स देखें, M33 A33 वाली एंट्री हमारे पास ये वाली है, यहां से आप कॉलम और ये वाला रो आप इग्नोर करें, हमारे पास एंट्रीज कौन सी बचेंगी, A11, A12, A21 और A22। ओके स्टूडेंट्स, आप कोई भी स्टूडेंट्स माइनर आपको कह दे आप इजीली फाइंड कर सकते, आप M23 भी फाइंड कर सकते हैं। M23 वाली एंट्री देखें कौन सी है, 23 यहां पे आपके पास, इसमें जो हमारे पास रो और कॉलम इन्वॉल्व हो रहा है उसको आप इग्नोर करें। देखें यहां पे हमारे पास M23 ये वाली है, इसमें जो कॉलम है वो ये वाला, इसको इग्नोर करें और इस वाली आप रो को इग्नोर करें। हमारे पास क्या बचता है, A11, A12 और A31 और 322। देखें आएगा हमारे पास M23 इज इक्वल टू 23 एंट्री ये वाली है, ये वाली रो इग्नोर, ये वाला कॉलम इग्नोर, A11, A12, A31 और आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास A32। ओके बेटा, अब आप माइनर आपको कहा जाए तो आप इजीली माइनर फाइंड कर सकते हैं। इसका डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करना आता है, जस्ट आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना और अंदर साइन कौन सा आना है, माइनस का। यहाँ पे भी जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई और अंदर साइन कौन सा आना है आपके पास, माइनस का। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस। अब आप कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करोगे, कोफैक्टर्स अगर आपको माइनस निकालना आ गया तो कोफैक्टर और भी आसान है। फॉर एग्जांपल लिखता हूं जी, आपने कोफैक्टर फाइंड करना है A23 का। A23 के कोफैक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको -1 की पावर, फॉर्मूला है आपके पास -1 की पावर, जो आपके पास नंबर ऑफ रोज और जो कॉलम 2 3 लिखे आप लिखोगे जी 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय M23, मल्टीप्लाई बाय M23। M क्या है हमारे पास, माइनर है जो अभी आपने ऊपर लिखा हुआ है, वैल्यूज पुट करें आपके पास आ जाएगा A23। देखें क्या आएगा, A23 इज इक्वल टू -1 की पावर 5 और M23 क्या है हमारे पास, A11, A12, A31 और A32। स्टूडेंट समझ आया आपको कोफैक्टर्स कैसे है? अगर आपको समझ नहीं आ रहा, कोई कंफ्यूजन है तो बेटा मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा इंशाल्लाह। और आप मेरे साथ चलें, क्वेश्चंस को इग्नोर ना करें, जो सच्ची समझ नहीं आ रही मुझे फौरन बताएं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी अगर आप मेरे साथ मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, आप कोई भी आपके पास कोफैक्टर आपको क्या फाइंड करना है, देखें मुझे कोई स्टूडेंट कोई कहते जी आप फाइंड करो जी A31, मुझे A31 फाइंड करना, जस्ट मैंने क्या करना है, -1 की पावर लेनी, कौन सी पावर लेनी है, इन दोनों को ऐड कर देना है, 3 + 1। मैंने क्या किया, 3 + 1 और मल्टीप्लाई में अब लिख देना है जी माइनर M, कौन सा माइनर, 31 का। माइनर 31 तो आपको फाइंड करना आता है, क्या करेंगे आप, जस्ट आप 31 + 4 हो जाएगा। और -31 के लिए 31 वाली एंट्री देखे कौन सी है, ये वाली एंट्री आपके पास, इसमें रो और कॉलम कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, ये वाला आपके पास रो है और ये वाली आपके पास क्या है, कॉलम है। तो ये इसको इग्नोर करें, बाकी टर्म्स ये बच गई, क्या आएगा हमारे पास, A12, A13, A22 और A क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, 23। ओके स्टूडेंट्स, होप सो अब आप माइनर भी फाइंड कर सकते हैं और कोफैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक आपको एग्जांपल और कर रहा हूं आपके लिए कि अगर आपको समझ नहीं आई तो आपको और समझ आ जाए। मुझे कोई कहे कि आप फाइंड करो A32, कोफैक्टर फाइंड करो A32, जस्ट आपने करना है माइनस लेना, माइनस की पावर लेनी, क्या पावर लेनी है आपने, जो यहां पे कोफैक्टर हमें कहा गया 3 + 2 का, 3 + 2 और माइनर कौन सी आएगी हमारे पास, 32 माइनर आपको फाइंड करना आती है। 32 हमारे पास एंट्री ये वाली है, इसमें जो हमारे पास रो और कॉलम इन्वॉल्व हो रहा है उसे इग्नोर कर दें, ये वाला कॉलम है और ये वाली रो है, इसको इग्नोर करें, क्या बचता है हमारे पास, A11, A32 है तो ये इग्नोर है, ये आएगा हमारे पास A13,
नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, A21 और आ जाएगा A23 मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर 5 इज इक्वल टू A32। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गई आपको? तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। उसी के अंदर हमने कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, एक ए मैट्रिक्स गिवन है और एक बी मैट्रिक्स गिवन है, और हमने कोफैक्टर्स को फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं हम। इसका ए वाला मैट्रिक्स लेके सोल्व करता हूं, बी वाला आप खुद देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 4 ए मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स हमारे पास। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 -2 2 -2 एंड -2। थर्ड लास्ट कॉलम है हमारे पास -3 0 एंड 1। और हमने पार्ट 1 के अंदर बेटा फाइंड करना है A12 A22 A32 एंड ए डिटर्मिनेंट उसने कहा है फाइंड करना है। ए डिटर्मिनेंट तो आप थ्रू एक्सपेंड इजीली फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स A12 देखें क्या आएगा। मैंने अभी आपको फॉर्मूला सिखाया था, A12 फाइंड करना है हमने। क्या करेंगे, -1 की पावर लेंगे हमारे पास, -1 की जो पावर आएगी हमारे पास 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय माइनर M12। ओके स्टूडेंट, अब माइनर 1 2 कैसे लेंगे? आपके पास 1 2 वाली एंट्री कौन सी है? पहली रो और दूसरा कॉलम ये वाली एंट्री है, 2 वाली है। अब इस वाले कॉलम को और इस वाली रो को इग्नोर करें, हमारे पास क्या रह जाएगा 0 0 -1 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 -2 और 1। अब आपको पता है अगर माइनस के ऊपर पावर इवन नंबर हो तो आंसर आता है प्लस में, अगर ओड नंबर हो तो आंसर आता है माइनस में। तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 × 0 0 माइनस फॉर्मूले का -2 और 0, ये आ जाएगा हमारे पास -1 0 -0 और आंसर आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 0। ये आ गया A12। इसी तरह स्टूडेंट्स आप A22 फाइंड करेंगे, A32 फाइंड करेंगे और ए डिटरमिनेंट निकालना तो हमने पहले 3 क्वेश्चंस में डिटेल से सीखा है। स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क है, इस पार्ट को आप खुद करेंगे। नेक्स्ट A22 भी फाइंड करेंगे, A32 भी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट मैं कल इसके दूसरे पार्ट से आपको लेके चलूंगा। और आपके कोई भी कमेंट हो तो बेटा आप कमेंट कर सकते हैं मुझसे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप तभी भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके पास स्टूडेंट्स 1 से 2 मिनट हैं, आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे करें। बेटा देखो, आपने कहा -1 की पावर कौन सी लेनी है। एक बेटे का क्वेश्चन है, शुएब ने पूछा है कि सर -1 की पावर कौन सी लेनी है। आपको कोफैक्टर कौन सा क्या आ गया 2 2 का। आपने अगर 2 2 फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, लिखें जी A इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2, जो कहा गया है उसको आपने ऐड, कॉलम और रो को आपने ऐड कर देना है और साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा -2 2। ओके बेटा, अगर आपको क्या आ जाए जी फाइंड करो A32 तो -1 की पावर आएगी 3 + 2। तो एप्सिलॉन, बेटा एप्सिलॉन के बारे में अब मैथ के अंदर ये होता है हमारे पास कोई स्मॉल वैल्यू, सबसे स्मॉल वैल्यू 0.0001 0.000 जितने कोई हमारे पास एप्सिलॉन कोई स्मॉल वैल्यू होती है। बेटा जो आपका क्वेश्चन है टॉपिक से रिलेटेड पूछे, आपको जब एप्सिलॉन की कोई वैल्यू आएगी तो जब हम यूज करेंगे आपको जरूर बताया जाएगा। इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछें। मुनीब ने कहा दिस सिंबल इज मीनिंगलेस। हाँ, इसको मीनिंगलेस भी कह सकते हैं क्योंकि स्मॉल वैल्यू होती है कोई। बेटा अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कल जब हम आएंगे तो मैं आपसे माइनस और कोफैक्टर्स के बारे में क्वेश्चनिंग भी करूंगा, आप मुझे कमेंट्स में आंसर भी देंगे
और नेक्स्ट भी इसको लेके चलते हुए अपने हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है जो मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं वो campus.pk पे आएँ और अपने क्वेश्चंस जो आपको कन्फ्यूजन्स है मुझसे पूछें ताकि हम उसके आपको आंसर कर सकूँ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।